गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 3 ऑफ बीकॉम के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर किस बारे में होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। चैप्टर होगा परफेक्ट मार्केट पे, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन पे। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आएंगे इस वीडियो के, तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली। इस वीडियो में हम सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर क्या देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में देखने वाले हैं। उसका मीनिंग देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ की, जिससे आप सब लोग उसकी हेल्प लेके पढ़ सकते हो। और मैं जिस नोट से पढ़ा रही हूँ उसी नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो लेट्स सी क्वेश्चन 1 क्या है। एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी आप समझ पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा क्वेश्चन वाले टाइप में लेंगे, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में, एंड देन आप नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे मेरे वीडियो के वो मैं देख लूंगी क्या मुझे क्वेश्चन में कराना है या फिर मुझे पैम्पलेट से पढ़ाना है। सो यू विल सी दैट इन लेटर ऑन वीडियोस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, उसका मीनिंग, एंड देन ग्रेजुअली वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक लार्ज थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, यानी कि सिर्फ थियरी में हम बोले तो सही है, प्रैक्टिकली ये आज के जमाने में नहीं हो सकता है। बिकॉज इन रियल वर्ल्ड मार्केट्स रेयरली मीट ऑल इट्स क्राइटेरिया, हाउएवर सर्टेन मार्केट कम क्लोज स्पेशली इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसके हम क्लोज सब्स्टिट्यूट या फिर क्लोज एग्जांपल्स जो भी हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो कौन कौन से इसके क्लोज एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी कि खेती वाला मार्केट, वीट, कॉर्न, ये सारे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सेलर हमें मिलते हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं। फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री है, यानी कि कभी भी सेलर जो है वो मार्केट में आ सकता है आलू प्याज बेचने के लिए, कभी भी वो जा सकता है। तो फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है। देन सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट का। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक रेगुलेटेड मार्केट है सबसे पहले तो, और इस पे किसी का रोक टोक नहीं है, यानी कि हम कभी भी चाहे तो हम स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, हम शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड अगर हमें क्या बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर है, और कभी भी हमें कुछ भी छोड़ के जाना हो या फिर स्टॉक को सेल करना हो तो कभी भी हम अपनी मर्जी से सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जो लिया है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी ऐसा ही रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्टॉक मार्केट ही रहता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉरेक्स। क्या बोलते हैं हम, फॉरेक्स, ठीक है। अलग अलग फॉरेन के मार्केट में ट्रेड करना, इसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कॉमोडिटी का एक्सचेंज करना या फिर किसी और डिफरेंट चीज का, उसको हम बोलते हैं फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये हमने देखा कुछ परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग एंड उसके थोड़े बहुत एग्जांपल देखे। अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखी है। ए मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कंपेटिटिव व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट फ्रीली टू डिटरमाइन प्राइसेस। अब ये होता कैसे है, तो देखो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, डिमांड और सप्लाई, इधर क्या है, इधर है सप्लाई। फिर क्या हो रहा है, ये कोई एक पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डिमांड इधर से इंटरसेक्ट हो रही है, सप्लाई इधर से इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये एक कोई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस डिसाइड हो रहे हैं, और कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी वो भी यहाँ पे डिसाइड होती है। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे मैं दूसरा ले लेती हूँ मार्कर, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट।
तो डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे के, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी पॉइंट पे ही हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिसाइड होते हैं। ऐसे होता है डिसाइड, ठीक है। A market is said to be perfectly competitive when demand and supply forces operate freely, यानी कि किसी का इस पे हक नहीं होता, अपने आप ही प्राइस डिसाइड होते हैं। And to determine the market price, this market price uniform for the whole market, there is no restriction on entry, no product differentiation and no market concentration। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी इस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म रहते हैं ये प्राइस। यूनिफॉर्म मतलब सेम, सबके लिए सेम है, कोई भी बायर अलग प्राइस पे नहीं बाय कर सकता, कोई भी सेलर बहुत ज़्यादा दाम नहीं चार्ज कर सकता, नहीं तो उसके पास से कस्टमर हट जाएंगे, किसी और सेलर से ले लेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, प्राइस यूनिफॉर्म यानी कि सेम रहेंगे, और किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है एंट्री पे, यानी कि कोई भी सेलर कभी भी सेल कर सकता है, कोई भी बायर कभी भी बाय कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, खरीदने वाले बहुत हैं, लेने वाले बेचने वाले भी बहुत हैं। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब एक बात को समझो, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, तो मतलब प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर होगी, तभी इतने सारे बायर और सेलर हैं। तो क्या है, अगर कंज्यूमर किसी एक दुकान पे कोई महंगा बेच रहा है तो वो क्या करेगा, स्विच ओवर कर लेगा कंज्यूमर। जैसे लेट्स सपोज एक कंज्यूमर है, उसको एक दुकान है ए लिमिटेड, वहां पे उसको कॉम्ब लेना था, कंघी लेनी थी, तो वो वहां पे गया ए लिमिटेड पे, उसने देखा कि वो कंघी का दाम 10 रुपए है एक्चुअली मार्केट में, और वो 20 रुपए बता रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, ए लिमिटेड से नहीं लेगा कंघी, किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा, राजू करके ऐसे कोई समझ लो दुकान है, तो उस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कम दाम में बेच रहा है, जो मार्केट में भाव चल रहा है उस दाम पे वो बेच रहा है। इधर एक और पॉइंट आता है कि बायर और सेलर को दोनों को मार्केट का पूरा नॉलेज होता है कि मार्केट में दाम क्या चल रहे हैं, किस क्वालिटी का माल बिक रहा है, कितने प्राइस पे, तो ये पूरा बायर और सेलर दोनों को मालूम होता है, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, सारे प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, तभी बायर बहुत सारे होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड नो मार्केट कंसंट्रेशन, यानी कि मार्केट जो है वो कंसंट्रेट नहीं होता, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है मार्केट का, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल, ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ये सारी चीजें जो कि एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे समझाने के लिए बनाई थी। कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन के, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम उसको बोलेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। सबसे पहली है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। सबसे पहली है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे होते हैं। In a perfectly competitive market, there are large number of buyers and sellers, and each demand and supply is a small part of the total market demand and supply of the product. As a result, no firm or buyer is able to influence the market price. कोई भी कंज्यूमर यानी कि क्या, कस्टमर जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट को, या फिर कोई भी फर्म, कोई भी सेलर, कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉप, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। इन्फ्लुएंस मतलब चेंज नहीं कर सकती है, कोई भी मार्केट प्राइस को, किसी भी गुड्स की प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट फर्म और वेदर वी टॉक अबाउट बायर या फिर कंज्यूमर, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द प्राइस दैट इज करेंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट, ओके, ऑफ द प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट नो फर्म इज इन डोमिनेंट पोजिशन, डोमिनेंट मतलब ऐसी पोजिशन पे जिसपे वो कंट्रोल कर सकती है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, डोमिनेंस मतलब कंट्रोल करना किसी चीज को, कंट्रोल। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, लेकिन मेरे पास माउस ही है, मैं उससे ही लिख पाती हूँ, सो बेयर विथ मी फॉर दैट। Position to influence the market price of the product, so the firm will accept the price decided by the whole market। जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, और वो जो प्राइस डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से, इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो डिसाइड होता है, उसी पॉइंट को पूरा मार्केट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, एंड कुछ भी चेंजेस नहीं लाते हैं लोग, तो ऐसे प्राइस डिसाइड होते हैं। देन यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्या है, इन द एग्रीकल्चरल मार्केट फॉर वीट,
देर आर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर, बहुत सारे फार्मर हैं वीट का बेचने के लिए, वीट को खरीदने के लिए भी बहुत से लोग हैं, वीट को बेचने के लिए भी बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, एंड मैनी बायर्स इंश्योरिंग नो सिंगल पार्टिसिपेंट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो हमने मार्केट में देखा ये कि अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर गेहूं चावल कुछ भी लेने जा रहे हैं तो उसके प्राइस क्या है, सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, कंपनी वेरी कर सकती है, एकदम मिनिमल चेंज। उससे क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी मोनोपोली हो मार्केट में, यानी कि ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी वजह से पूरे मार्केट में प्राइस डिसाइड हो रहे हैं। प्राइस ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट? होमोजीनियस मीन्स सेम, प्रोडक्ट्स आर सेम, फैमिलियर या फिर आइडेंटिकल बोल लो, तीनों वर्ड का मतलब बिल्कुल सेम है। सेम मतलब क्या, सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहे हैं वो सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप के होंगे, जिसको इजीली एक दूसरे से रिप्लेस करा जा सकता है, इजीली रिप्लेसेबल है। यहाँ पे मैंने आपको दिया भी है, इजीली रिप्लेसेबल, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं, इस टाइप के हैं। दिस all the firm produce and supply identical, that is similar products, all the products are thus perfect substitute for one another। सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे टी, कॉफी। लेट्स सपोज टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, ये हमने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या होता है वो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ। जैसे टी के जो प्राइस है वो बढ़ गए, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो कॉफी की डिमांड पे क्या असर होगा, कॉफी की डिमांड पे क्या असर होगा? चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को ज्यादा डिमांड करेंगे। सो दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग कॉफी प्रिफर करेंगे, क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गए हैं तो बढ़ी हुई चीज हम नहीं लेना पसंद करेंगे इसकी वजह से। तो ये क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, मतलब एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, दूसरा लोग कंज्यूम कर लेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पे, गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आ गया? होमोजीनियस मतलब था सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। देन है प्राइस टेकर। जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, इधर प्राइस टेकर्स होती हैं। प्राइस टेकर मतलब क्या, कि वो प्राइस जो है वो जो मार्केट में डिसाइड हुआ है उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल सेलर नहीं है, प्राइस मेकर नहीं है। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है, तो वो प्राइस को खुद ही डिसाइड करता है, वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी डिमांड उसको क्रिएट करनी है, कितना उसको सप्लाई करना है। लेकिन इधर बहुत सारे सेलर हैं, तो वो एक कोई सेलर प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता, वो प्राइस टेकर होते हैं। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस उनको एक्सेप्ट कर लेना होता है। फार्मर सेलिंग व्हीट, यहाँ पे फार्मर का एग्जांपल लिया है। जैसे फार्मर्स हैं, वो जो व्हीट का प्राइस जो मार्केट में डिसाइड हो रखा है, जो मार्केट में चल रहा है, उसी प्राइस पे उनको व्हीट बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचेंगे, अगर ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं तो लोग उनका प्रोडक्ट, उनका व्हीट नहीं खरीदेंगे, राइट? देन फोर्थ पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट में कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कोई भी यहाँ पे आ जाए तो उस पर पाबंदी लगा देंगे, नहीं, कभी भी कोई भी सेलर आ सकता है मार्केट में, कभी भी वो जा सकता है मार्केट को छोड़ के। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। कभी भी कोई नई कंपनियां मार्केट में आ सकती हैं, ज्वाइन हो सकती हैं, एंड जब उनका मन भर जाए या फिर प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया या फिर लॉस में हो रही है तो कभी भी एग्जिट कर सकती है मार्केट के, इनटू द मार्केट और ऑन द एग्जिट ऑफ existing firms from the market if the existing firm are making supernormal profit in the short run। मतलब क्या होता है, abnormal profit। कैसा प्रॉफिट, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट जो अर्न होता है, ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट जब अर्न हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो कभी भी कोई फर्म शॉर्ट रन में क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन मतलब 12 महीने से कम या फिर 1 साल से कम पीरियड में जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। देन इन द लॉन्ग रन न्यू फर्म्स विल एंटर, तो उसको एक फर्म को देख के और फर्म्स ज्वाइन होंगी तो क्या होगा, उस फर्म का प्रॉफिट नॉर्मल होने लगेगा। फिर और थोड़ी फर्म देखेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो और थोड़ी फर्म्स ज्वाइन होंगी और थोड़ी कंपनी एस्टैब्लिश होंगी, तो धीरे 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 करके क्या लॉस होने लगता है। फिर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो हमने सीखा
देखो फिर से मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे एक फर्म थी ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड थी, वो एस्टैब्लिश हो गई थी बहुत पहले। वो अच्छा खासा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी। कैसा प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं। तो इस टाइप का प्रॉफिट ये अर्न कर रही थी। उसी को देखा देखी में, उसी की देखा देखी में एक दूसरी फर्म एस्टैब्लिश हुई। उसने देखा कि ये मेरा पड़ोसी जो है ABC लिमिटेड का मालिक, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी सेम टाइप की कंपनी खोल लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा Z लिमिटेड। तो एक और कंपनी आ गई मार्केट में, क्या नाम था उसका? Z लिमिटेड। अब जब वो ज्वाइन हुई तो प्रॉफिट क्या होगा? एक जना जब था, एक, ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, तो देखो जब एक जना था तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट वो कंपनी कर रही थी। फिर एक और कंपनी ज्वाइन हो गई तो प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। प्रॉफिट इन दोनों का प्रॉफिट कैसा होगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में थोड़े और लोग ज्वाइन हो चुके हैं। पहले एबनॉर्मल सुपर प्रॉफिट था, फिर नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। अब एक और चीज देखो कि इन दोनों का देखा देखी में तीसरी फॉर्म आ गई। तीसरी फॉर्म का नाम क्या रखेंगे हम? सपोज सिर्फ A लिमिटेड रख देते हैं। चलो A लिमिटेड आ गई, और वो जब ज्वाइन हुई तब क्या हुआ? लॉस में हो गई। लॉस में क्यों हो गई? क्योंकि इतनी सारी फर्म हो गई कि मार्केट जो था वो पूरा कंसंट्रेट हो गया, पूरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया मार्केट का। यानी इतने सारे सेलर हो गए मार्केट के अंदर कि उनका क्या है, प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा था। सबको एकदम वो बोलते ना ब्रेक इवन पॉइंट पे सेलिंग करना पड़ रहा था। तो क्या हो रहा था? ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन और थोड़ी कंपनियां आ गई तो उनको लॉस में उनकी कंपनी चलानी पड़ रही थी। इसकी वजह से लोग ने क्या करा? वाइंड अप कर लिया। तो फिर धीरे 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 करके लोग क्या करेंगे? मार्केट से एग्जिट लेना चालू कर देंगे। एग्जिट मतलब लोग अपनी कंपनी बेच बाच कर डिसोल्यूशन कर लेंगे एंड अपनी कंपनी का क्लोज कर देंगे, कंपनी को बंद कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे देखा। इसको मैं पूरे को इरेज कर देती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने इतना अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल समझाया है पूरा का पूरा। सो यही यहाँ पे बोला था, एक बार रीड कर लेते हैं। लेट्स रीड। If the existing firm are making supernormal profit or abnormal profit in the short run, then in the long run, new firms will enter the market and thus to compete away the profit. On the other hand, if the firms are making losses, then some existing firm will leave the industry in the long run. In this way, the firm may earn super profit, normal profit, or even losses in the short run, but in the long run, firm will earn just normal profit. ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, ये आप नोट कर लेना। देखो शॉर्ट रन जब होता है, शॉर्ट रन, तब इसमें 3 फेज होते हैं, याद रखना। शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है वो या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट वो अर्न करती है शॉर्ट रन के अंदर? 12 मंथ से कम या 1 साल से कम के अंदर। सेकंड, वो कंपनी अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड क्या होता है? उसको बेयर करने पड़ते हैं लॉसेस। ये होता है इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन। लेकिन अगर हम यही लॉन्ग रन की बात करें, अगर यही हम किसकी बात करें? लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन की, तो इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है। वो क्या है कि कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर लॉस हुआ होता शॉर्ट रन में तो वो पहले ही बंद होके वाइंड अप होके चली गई होती वो कंपनी। लेकिन लॉन्ग रन की अगर हम बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं, तो कंपनी ऑब्वियसली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी वो लॉन्ग रन से चलती हुई आ रही है। ये हम सोच के चलते हैं जब हम इसका आंसर लिखते हैं तब। तो यहाँ पे यही लिखा है, then some existing firm will leave the industry in the long run. In this way, the firm may earn super profit, normal profit and losses in the short run. In the short run, short run में तीनों चीजें होती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न होता है, नॉर्मल एंड लॉस भी अगर हो सकता है। लेकिन अगर लॉस अगर हो रहा है तो कंपनी वाइंड अप कर लेगी एंड अपनी वो कंपनी बंद कर देगी। तो इसी की वजह से हम बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न तभी होता है जब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे ये बोला कि शॉर्ट रन के अंदर 3 फेज होते हैं। सबसे पहला
सबसे पहला कौन सा है, सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल, बहुत हद से ज्यादा प्रॉफिट होना, नॉर्मल प्रॉफिट, एंड थर्ड फेज इज लॉस। लॉस अगर हो रहा होगा तो कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुकी होगी, लॉन्ग रन में वो आएगी नहीं। ये हम ऐसा एक एग्जांपल देते हैं। तो लॉन्ग रन में कौन सी कंपनी होगी जिसको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो लॉन्ग रन में चल रही है। इसी की वजह से लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज आता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है वो पर्टिकुलर कंपनी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन्वेस्टर कैन बाय और सेल शेयर्स इजीली एंड न्यू इन्वेस्टर कैन एंटर द मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट बैरियर्स। अब कोई भी इन्वेस्टर है भी वो शेयर को बाय और सेल कर सकता है, कभी भी शेयर को इजीली बाय करा जा सकता है, सेल भी कर सकते हैं हम। एंड न्यू इन्वेस्टर कैन एंटर द मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट बैरियर्स। अगर हम में से भी किसी को अगर शेयर मार्केट ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट खुलवाना, आपकी एज जो है 18+ होनी चाहिए, इस टाइप के कुछ रूल्स होते हैं। पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाना, ये सारी चीजें। लेकिन कोई भी ज्वाइन तो कर सकता है ना, कोई बैरियर तो है नहीं कि ये अमीर है तो सिर्फ यही ज्वाइन करेगी, ये इस जाति का है तो यही ज्वाइन करे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। देन है परफेक्ट नॉलेज, ये हमने ऊपर पढ़ा था, जब मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था तब मैंने आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि जो बायर है और जो सेलर है दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में क्या चल रहा है। In a perfectly competitive market, buyers and seller passes complete and up-to-date information about the market condition. Both buyers and seller are fully aware of the price prevailing in the market. दोनों ही बायर और सेलर दोनों को ही मालूम रहता है कि मार्केट में जो प्राइस प्रिवेलिंग यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है फिलहाल, करंट मार्केट प्राइस वो क्या है, वो उसके बारे में फुल्ली अवेयर होते हैं, पूरे जागरूक होते हैं वो लोग कि मार्केट में किस टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या रियल टाइम उसका प्राइस है, जिससे दोनों में से कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, कोई भी बुद्धू नहीं बनता इधर। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैव एक्सेस to real-time data on price, ensuring everyone is equally informed when making trades. अब स्टॉक मार्केट में ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक जने को प्राइस मालूम होता है कि क्या होने वाला है, सबको नहीं मालूम, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके सामने प्राइस दिखता है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनको रियल टाइम डेटा एकदम ऊपर नीचे, जैसे स्टॉक नहीं होते रहते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो क्या है, रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम में उस स्टॉक का प्राइस क्या है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स को मालूम चलता है रियल टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इन्वेस्टर को मालूम चल रहा है, सारे जितने भी इन्वेस्टर उसमें खेल रहे हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, सबको मालूम रहता है, सारे ट्रेडर्स को, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी इंटरवेंशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, दखलंदाजी नहीं देती है गवर्नमेंट इन द परफेक्ट कंपटीशन। गवर्नमेंट का एक मतलब इकोनॉमिस्ट है एक, वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरवेंशन होना वही सबसे बेस्ट इकोनॉमी होती है। कि गवर्नमेंट जितना कम इंटरफियर करे प्राइस को डिटर्मिनेशन करने में, टैक्स वैक्स का, उतना अच्छा है। मतलब जितना कम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा या फिर जितना कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, दखल अंदाजी जितना कम देगी, उतना अच्छा है मार्केट के लिए। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, देयर इज नो प्राइस कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइस का जो कंट्रोल है, प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है इधर। प्योरली थियोरेटिकल सेंस, इफ ए मार्केट वर फ्री ऑफ टैक्स, सब्सिडीज और रेगुलेशन, इट वुड बी क्लोजर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी कि ऐसे टाइप का मार्केट जो टैक्स से फ्री है, सब्सिडीज से फ्री है और रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का, उस टाइप का मार्केट हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइप के मार्केट को हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। ये हमने देखा 6 पॉइंट। अब हम देखते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या लिखा है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब मोबिलिटी का मीनिंग क्या है, किसी को मालूम है? तो देखो, मोबिलिटी मतलब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना मूवेबल है, मूवेबल, मूवेबल, मूवेबल मतलब कि
एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ले जाना है तो क्या वो जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह? इफ यस देन इट इज मूवेबल, इट इज परफेक्ट मोबिलिटी, एंड अगर नहीं तो वो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। तो देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे? 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इधर हम लेट सपोज लेबर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो अगर लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से अहमदाबाद से बेंगलोर अगर वो लेबर को वो एम्प्लॉय को लेके जाना है तो क्या वो जा सकता है? तो यस, हम इंसान को इधर से उधर लेके जा सकते हैं, वो परफेक्टली मूवेबल है। Factors of production, land, capital and labor can move freely to where they are most efficiently used। यानी अगर लेबर जो है, जो वर्कर है, वो इधर की जगह अगर वो बेंगलोर चला जाए उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि बेंगलोर को हब बोला जाता है, टेक का हब है वो। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज को कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी वैल्यू इधर थोड़ी कम होगी, एंड अगर वो बेंगलोर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा? उसका मोस्ट एफिशिएंटली यूज हो रहा है। कंपनी क्या है, उसका मोस्ट एफिशिएंटली यूज करेगी उस एम्प्लॉय का, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड सही मायने में वो आउटपुट डिराइव कर पाएगी। तो अगर वो एम्प्लॉय अहमदाबाद से बेंगलोर चला जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एंड वो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। Buyers have no preference between different sellers and as between different units of commodity offered for sale. Also sellers are quite indifferent as to whom they sell। वही घूम फिरा के वही सेम बातें लिखी हैं कि बायर्स का कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है कि मुझे सिर्फ यही गुड्स चाहिए या फिर इसी सेलर से मुझे गुड्स खरीदना है, क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, सारे सेम क्वालिटी, सेम साइज, शेप, प्राइस सबकी सेम होती है। इसी की वजह से ऐसे कंज्यूमर को कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि मैं इसी दुकानदार से खरीदूंगा या खरीदूंगी। एग्जाम्पल, वर्कर्स इन टेक इंडस्ट्री कैन मूव इजीली बिटवीन कंपनीज और स्टार्ट देयर ओन सेटअप। वही बात यहाँ लिखी है कि वर्कर को अगर चाहिए कि मैं एक कंपनी से दूसरी जगह में चला जाऊं टेक इंडस्ट्री में, यहाँ पे सिर्फ टेक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है। तो हमने बताया था ना कि अहमदाबाद से बेंगलोर चला गया वो एम्प्लॉय, तो ये क्या है, यहाँ से वो वहां चला गया, वो इजीली मूवेबल है, या फिर वो अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकता है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। 8th पॉइंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं रहती है, कहाँ पे? तो परफेक्ट कंपटीशन में। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि सारी की सारी चीजें वहीं पे मिल रही है कंज्यूमर को, वहीं पे सेलर वो बेच रहा है, तो उसको ऐसा नहीं होता, उसको स्पेसिफिक कुछ क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो वो सारी जगह सारा कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली है तभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर होती है, वरना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं होती। देखो, assume that there are no costs associated with transporting goods from seller to buyer। Digital product like software, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ पॉसिबल हो गया है, एंड इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं अकर करनी पड़ती, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन हमें नहीं देना पड़ता। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट का हमने एग्जाम्पल देखा। वैसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अमूल का दूध मिलता है और कहीं और जगह नहीं मिलता, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, सब जगह अमूल का दूध मिलता है, सब जगह उसके छोटे 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 अमूल पार्लर, अमूल शॉप्स खुल चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एकदम कम है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि सब जगह मिल रहा है। हमें एक गली में नहीं मिल रहा तो हम दूसरी गली में चले जाते हैं, तो एकदम कम या फिर मामूली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इधर। तो यही थे इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट रन प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन प्रॉफिट। शॉर्ट रन प्रॉफिट और लॉन्ग रन प्रॉफिट, इधर क्या लिखा है एक बार रीड कर लेते हैं। फर्म्स में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन एंट्री ऑफ न्यू फर्म डिराइव्स प्रॉफिट टू नॉर्मल लेवल। वही बात लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाई थी डिटेल में, जो हमने यहाँ देखा था, ये हमने देखा था ना। शॉर्ट रन के अंदर 3 फेज होते हैं, एबनॉर्मल, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड लॉस। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। यही सेम बात यहाँ पे लिखी है। एग्जाम्पल, ए पॉपुलर न्यू रेस्टोरेंट। अब ये एग्जाम्पल एकदम गांठ बांध के ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा, तो आपको इजीली एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे और ये एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो। लेट सपोज एक पॉपुलर नया रेस्टोरेंट खुला है और वो रेस्टोरेंट हाई प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके इनिशियल स्टेज में। जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खुला होता है तो वो क्या होता है, नया रेस्टोरेंट है तो सब लोग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है।
लेकिन फिर क्या होता है कि उसके आसपास और नए रेस्टोरेंट खुल गए, उसकी देखा देखी में और लोगों ने रेस्टोरेंट खोल दिए, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले उसके एक बात कह लो कि मोनोपोली थी, लेकिन फिर क्या हो गया, बहुत सारे लोग आने लगे, तो और भी फर्म्स और भी रेस्टोरेंट और भी सारी चीजें खुलने लगी, तो उसका क्या हो गया, उसका प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल में बदलने लगा। पहले क्या था, एबनॉर्मल हाई प्रॉफिट अर्न कर रहा था, धीरे 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 करके नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होने लगा, क्योंकि और भी रेस्टोरेंट खुल गए उसके आसपास के नेबरहुड में। ये एक एग्जांपल आप याद रख लो, इसी की वजह से आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट रन में कौन से प्रॉफिट अर्न होते हैं और लॉन्ग रन में क्या होता है। ठीक है, 10th पॉइंट इज यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब क्या, हमने ऊपर भी देखा था कि प्राइस जो है वो सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं। As a consequence of the above condition, there is a uniform price for the commodity throughout the market at given point of time. Under such condition, if any seller tries to raise his price above that charged by other, he would lose his customer. अगर कोई ऐसा है, ऐसा कोई सेलर है जो क्या कर रहा है, हाई प्राइस चार्ज कर रहा है किसी कस्टमर से, तो उसका क्या होगा, कस्टमर जो है वो उसकी दुकान, उसका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे सारी चीज क्लोज सब्सटीट्यूट है एक दूसरे की। अगर जैसे हमने देखा था एग्जांपल टी कॉफी का, वैसे ही यहाँ पे है कि अगर किसी आसपास की किसी चीज के प्राइस एक सेलर ने बढ़ा दिए, तो कंज्यूमर कस्टमर क्या करेगा, अपने फायदे के लिए उसको जहां पे सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा उस दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ऑन ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज द सेम वर्ल्ड वाइड। क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, सेम रहेगा वर्ल्ड वाइड, रिफ्लेक्टिंग यूनिफॉर्म प्राइसिंग अक्रॉस सेलर। अगर हम ग्लोबल कमोडिटी मार्केट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल का लेट्स सपोज प्राइस जो है वो सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए कुछ अलग है, अफ्रीका के लिए कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता है, सेम रहता है, जिससे सब लोग खरीद सकते हैं, सब लोग बेच सकते हैं। ठीक है, 11 पॉइंट इज फर्म्स एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व। अब इन लोगों का डिमांड कर्व कैसा होता है, फर्म और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होती है। तो फर्म हम किसको बोलते हैं, फर्म मतलब छोटी छोटी फर्म्स, जैसे कि सैमसंग, ये क्या है, एक फर्म है, ये कंपनी है। वीवो, शाओमी, फिर शाओमी, ओके, ये एक्स है, शाओमी, ये सब क्या है, ये एक फर्म में आ जाती हैं, ये छोटी छोटी फर्म है। इंडस्ट्री क्या है, इन सब का मिक्सचर, इन सारी फर्म्स का अगर हम मिक्सचर कर दें तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। पूरी की पूरी मोबाइल क्या है, मोबाइल वाली पूरी क्या है, इंडस्ट्री है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोबाइल, वो क्या है, इंडस्ट्री में आ जाती है पूरी। मोबाइल एक पूरी इंडस्ट्री है। और अगर आप इंडिविजुअली कंपनीज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फर्म। फर्म क्या होती है, फर्म होती है प्राइस टेकर। जो इंडस्ट्रीज में प्राइस डिसाइड होता है डिमांड सप्लाई की वजह से, वो सारे प्राइस को फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, और एट द सेम टाइम अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करें तो उस सिचुएशन के अंदर फर्म प्राइस मेकर होती हैं। इधर के अंदर फर्म प्राइस टेकर हैं। इंडस्ट्री में जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उसी प्राइस को फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ आया। अब मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ, एक बार क्लियर कर देते हैं सब कुछ, एंड देन हम रीड करते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म डिमांड्स कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल मतलब किस टाइप का, इस टाइप का रहेगा फर्म का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है, ये प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, तो क्या है, यूनिफॉर्म है। बट इंडस्ट्री डिमांड कर्व विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व जो है वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप होगा, डाउनवर्ड्स होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ए मिथ। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन लिखा है। क्या है कंक्लूजन में, कि परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है, एक ऐसी चीज जो कि अनरियल है, जो कि रियल नहीं है, उसी को हम बोलते हैं वो है मिथ है, छलावा है, कुछ भी बोल लो सेम ही है सारे वर्ड, तो अनरियल है, मिथ है। बिकॉज
and the assumption on which this system is based are never found in real world market condition. लेकिन ये सारा कुछ रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, ऐसा नहीं रहता है। कहीं कहीं हम कह सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, एग्रीकल्चरल में। ये क्या है, इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल आपको आज के जमाने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी ऐसा बाजार नहीं रहा जो कि पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन वाला हो। सारे बाजार क्या हो गए, मिक्स हो गए। जैसे सारी वो थी ना पहले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स। तो आजकल के जमाने में क्या है, सब कुछ मिक्स हो गया है। ऐसा नहीं रहा कि कोई कंट्री जो है पूरा कैपिटलिस्ट हो, या फिर कोई कंपनी पूरा सोशलिस्ट हो, गवर्नमेंट पूरी उसको रेगुलेट कर रही हो, ऐसा नहीं। 30-40 का रेशियो, 80-20 का रेशियो, ऐसे सारे रेशियो में बट चुके हैं सारी चीजें। तो ये हमारे कुछ थे 11 पॉइंट्स जो कि थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हमने ये भी देखा कि ये जो मार्केट है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मिथ है, वो रियल नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या है, छलावा है एक टाइप से। इसको मैं सबको इरेज कर देती हूँ जिससे आप इजीली पढ़ पाओगे। फर्म एंड इंडस्ट्री हमने देखा 11 पॉइंट में। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म होते हैं प्राइस क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हमने देखा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या प्रॉफिट अर्न होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहती, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है रिसोर्स की, यानी मूवेबल है। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, कोई भी बीच में इंटरफियरेंस नहीं रहता। दोनों को, कंज्यूमर्स को और सेलर्स को, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी। प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देन अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फिर हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, और ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे उसके। तो ये थे हमारे नोट्स जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही थी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करो जिससे मेरा चैनल ग्रो हो पाए। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। मैं और भी वीडियोस लाती रहूंगी, सो फॉर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।